नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप? आपका स्वागत तहे दिल से, हार्दिक अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर। तो हम लेकर आ चुके हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2021 के 8वें पेपर पर्यावरण अध्ययन की क्लास, जो कि चौथी क्लास है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पर्यावरण अध्ययन की सेकंड यूनिट की सेकंड थीम है भोजन, उससे रिलेटेड ये क्लास हैं। तो बने रहे हमारे साथ ताकि आपको ऐसी ही कक्षाएँ, ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। और एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक भी, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। और अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों चलते हैं, अभी देखते हैं कि सेकंड यूनिट की थीम भोजन के क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये हैं अपनी थीम भोजन, जिसमें प्रमुख प्रश्न इन बिंदुओं से बनेंगे दोस्तों कि भोजन में विविधता, भोजन में विभिन्न स्रोत, उत्पादन, वितरण और संरक्षण, फिर संतुलित भोजन, फिर भोजन संबंधी आदतें हैं, अभावजन्य रोग हैं, फिर भोजन को पकाने के लिए ईंधन है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को। पहला प्रश्न है, व्यक्ति के स्वस्थ जीवन का आधार क्या है? तो दोस्तों व्यक्ति के स्वस्थ जीवन का आधार है संतुलित आहार। तो संतुलित आहार क्या होता है दोस्तों? सभी पोषक तत्वों से युक्त भोजन संतुलित आहार कहलाता है। भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से हैं देखिएगा एक बार। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, स्टार्च, शर्करा, मंड आदि ये होते हैं भोजन के पोषक तत्व। दोस्तों अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट कि विटामिन डी कैसे बनता है? ये विटामिन शरीर के लगातार धूप के संपर्क में रहने से स्वतः बन जाता है। विटामिन डी दोस्तों शरीर में हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचाने का कार्य करता है। तो ऐसा भी इसके उलट भी पूछ सकते हैं इसको घुमा के कि शरीर के लगातार धूप के संपर्क में रहने से कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी बनता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कुपोषण के प्रभाव बताइए। कुपोषण होने से क्या होता है? कुपोषण मतलब क्या हुआ? कुपोषण मतलब जब शरीर को संतुलित मात्रा में आहार नहीं मिलता है, संतुलित आहार नहीं मिलता है, तो वो कुपोषण के शिकार होते हैं। जिसके भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, वो कुपोषण से ग्रस्त होता है। और कुपोषण से ग्रस्त बालक शारीरिक वृद्धि का रुक जाना होता है उन बालकों के शरीर का। बालकों के बालों में रूखापन और त्वचा में पीलापन आ जाता है, शारीरिक कमजोरी आ जाती है, शिथिलता। अब देखिए दोस्तों विटामिन्स का अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से विटामिन हैं और इनकी कमी के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं, और क्या क्या पोषक तत्व भोजन करने से इन विटामिन्स की पूर्ति हो जाती है। तो दोस्तों पहला विटामिन है विटामिन ए। इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, और रतौंधी रोग जिसको होता है उसको रात को दिखाई नहीं देता है दोस्तों। इसके अंतर्गत हमें दूध, अंडे, हरी सब्जियां, टमाटर, गाजर, फल आदि का सेवन करना चाहिए, जिससे विटामिन ए की पूर्ति होती है। नेक्स्ट विटामिन है अपने विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी, जिसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता है दोस्तों। इसकी पूर्ति विटामिन बी की होती है अनाज, मांस, दूध, दही आदि से। विटामिन सी देखिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, और इस स्कर्वी के साथ साथ अन्य चमड़ी रोग भी विटामिन सी की कमी से होते हैं। विटामिन सी की पूर्ति करने वाले हैं आंवला, संतरा, नींबू। और देखिएगा आगे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। इस रोग में हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो रिकेटस विटामिन का काम क्या है दोस्तों? कि हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचाना। तो कैल्शियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो दूध, दही, मक्खन इनसे प्राप्त होता है, छाछ से और सूर्य की धूप से। यहाँ पर हमें रिकेटस की लड़ने की क्षमता अर्थात विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य की धूप और दूध, दही, मक्खन, छाछ से। नेक्स्ट है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन की कमी से गेंगा नामक रोग हो जाता है दोस्तों। कौन सा? गेंगा नामक रोग। अगला प्रश्न है लौह तत्व की कमी से क्या होता है दोस्तों? लौह तत्व की कमी से रक्त अल्पता अर्थात एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए अपने सीएनजी हैं, सीएनजी जो कि ईंधन के रूप में
काम में ली जाती हैं उसका पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों ये एक ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। पर्यावरण को मानवीय संबंधों का अध्ययन किस विद्वान ने कहा? ई.बी. वेस्ले ने पर्यावरण को मानवीय संबंधों का अध्ययन कहा है। आगे हम पौधों के जो उनको पोषण प्राप्त होता है उनके आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी, कीटभक्षी, मृतजीवी और परजीवी, ये पौधों के पोषण प्राप्ति के आधार पर वर्गीकरण है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषी क्या होता है। प्रकाश संश्लेषी, अधिकांश पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। जैसे नीम, गेहूँ, चावल, आम, इन्हें प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। ये प्रकाश के संपर्क में आकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कीटभक्षी पौधे वो होते हैं जो कुछ पौधे हैं जैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। इन पौधों का नाम 2 एग्जाम्पल दिए हमने, निफेंथिस जिसे क्लस पादप कहते हैं और नेक्स्ट है ड्रोसेरा जिन्हें कीटभक्षी भी कहते हैं। ड्रोसेरा और निफेंथिस 2 कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं। याद रखिएगा इन नामों को दोस्तों, थोड़ा नाम कठिन है, निफेंथिस और ड्रोसेरा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किन्हीं 2 कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए या कीटभक्षी क्या है बताइए, कीटभक्षी पौधे कौन कौन से हैं। अगला है मृतजीवी। कुछ पौधे मृत जीवाश्मों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे डबल रोटी एवं आचार पर उगने वाले फफूंद हैं, छत्रक हैं, कुंभी हैं, इन्हें मृतजीवी कहते हैं। ये मृत जीवाश्मों से पोषण प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है परजीवी। परजीवी पौधों में क्या होता है दोस्तों? कुछ पौधे भोजन के लिए अन्य पेड़ों पर आश्रित रहते हैं। जैसे स्वर्णलता है, अमर बेल है, इन्हें परजीवी कहते हैं। ये परजीवी पौधे भोजन या पोषण दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि सब्जियां पौधों के विभिन्न अंगों यथा पत्तों, जड़ों, तने, फल व फूल आदि से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है, सब्जियां पेड़ के कौन कौन से अंगों से प्राप्त होती हैं या पौधों के कौन कौन से अंगों से प्राप्त होती हैं? तो इसका जवाब लिखना है अपने को, पत्तों, जड़ों, तने, फल व फूल आदि से सब्जियां प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रकार पूछा जा सकता है कि पोषक तत्वों की आवश्यकता किसके अनुसार बदलती रहती है? तो इसमें हो जाएगा पोषक तत्वों की आवश्यकता व्यक्ति की आयु, उम्र कितनी है, लिंग, कद, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए भी अलग अलग कार्य होते हैं तो उनके लिए अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आयु, उम्र के हिसाब से जो युवावस्था के व्यक्ति होते हैं वे शारीरिक परिश्रम अधिक करते हैं तो उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। कद है, वजन है, इनमें भी पोषक तत्वों की आवश्यकता बदलती रहती है। फिर सक्रियता, कौन आदमी कितना सक्रिय रह रहा है, कितना एक्टिव रह रहा है, उसको भी पोषक तत्वों की आवश्यकता बदलती रहती है। फिर वृद्धि दर के अनुसार आदि। तो तुरंत ऊर्जा के लिए कौन से पोषक तत्व उपयोगी हैं? अगर आपको तुरंत रूप से ऊर्जा चाहिए तो इसमें दोस्तों शक्कर, जैम, जेली, फल, गुड़ आता है। और एक नेक्स्ट है कि ऊर्जा संचित होने वाले पूछ लिया जाए तो मक्खन है, तेल, घी, मैदा, ये सभी ऊर्जा संचित करते हैं। लेकिन शक्कर, जैम, जेली, फल, गुड़ ये तुरंत रूप से ऊर्जा संचित करते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्याप्त पानी क्यों पिया जाना चाहिए? पानी की मात्रा हमारे शरीर में नियंत्रण संतुलित कैसे रखनी चाहिए? तो पर्याप्त पानी पीते रहने से क्या होता है? पर्याप्त पानी पीने से पाचन में सहायता मिलती है और दूषित पदार्थ मूत्र के जरिए शरीर से बाहर आ जाते हैं। जो भी दूषित पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में वो मूत्र के जरिए शरीर से बाहर आ जाते हैं। जैसे जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपको उत्सर्जन करने की आवश्यकता होगी तो उसके अंदर आपके जो भी शरीर के अंदर दूषित पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि भोजन संबंधी कुछ अच्छी आदतें, भोजन से संबंधित कुछ अच्छी आदतें जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो पहला इसमें पॉइंट है, खाने से पहले हमेशा साबुन से हाथ धोना। ये बहुत ही नॉर्मल बातें हैं लेकिन आपको एग्ज़ाम के समय याद आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप पढ़ कर जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। खाने से पहले हमेशा साबुन से हाथ धोए। यहाँ पर पढ़ने से थोड़ा लिखने का तरीका पता चल जाता है, बाकी नॉर्मल सी बातें हैं। अगला है, रात को सोने से 2 घंटे पहले भोजन कर ले। भोजन बनाने की सामग्री होती है ना, उसको मक्खी, कॉकरोच हैं, चूहे हैं, इन सभी से बचा कर रखे। भोजन बनाने के बाद, तैयार करने के बाद उसको ढक कर रखे किसी बर्तन में। फलों को इस्तेमाल करने से पहले खूब धोए।
सब्जी को काटने से पहले भी धोए और जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन थाली में लेना चाहिए, जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। यह तो भोजन से संबंधी कुछ अच्छी आदतें हैं दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों एक बार, और लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत शक्ति देने वाला है इसी प्रकार वीडियो बनाना। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहे तो वीडियो को लाइक करते रहे, दोस्तों के साथ शेयर करते रहे और सब्सक्राइब का बेल आइकन दबा दें। संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए दोस्तों? अब क्या आवश्यकता पड़ी संतुलित आहार लेने की, तो इसमें देखिएगा उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। भोजन के सभी अवयव हमारे शरीर में अलग अलग काम करते हैं दोस्तों। अब एक अवयव कुछ अलग काम करता है, दूसरा अलग काम करता है, तो शरीर में हमारे लिए सभी क्रियाविधि सुचारू रूप से चल सके, इसीलिए हमें भोजन के सभी घटकों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। किसी भी अवयव की कमी या अधिकता के कारण हम बीमार हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है किसी भी भोजन के घटक को अधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाए, अधिकता भी नुकसानदेह है, अधिकता से भी बीमारी हो जाती है। अतः हमें प्रत्येक खाद्य समूह में से सम्मिलित खाद्य श्रेणियों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। नए भोजन के अंदर आहार में पोषक तत्वों की कमी होनी चाहिए और न ही अधिकता दोस्तों। अगला देखिए, भोजन के द्वारा क्या क्या शारीरिक कार्य किए जाते हैं, क्या क्या लाभ हैं। तो इसमें फर्स्ट है शरीर का निर्माण करना, सेकंड है ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। थर्ड है शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। फोर्थ है भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य भी हैं। अब मनोविज्ञान कहता है जब तक व्यक्ति भोजन करके संतुष्ट या सेटिस्फाई नहीं हो जाता है तब तक वह भोजन संतुलित नहीं है, अर्थात भोजन आनंद देने वाला भी होना चाहिए। फिफ्थ है भोजन के सामाजिक कार्य। अब सामाजिक उत्सवों, त्योहारों, पर्वों पर भी भोजन का महत्व है। भोजन के सामाजिक कार्य हो गए ये। अब देखिए ऊर्जा, भोजन को पकाने के लिए अब दोस्तों ऊर्जा भी तो चाहिए, ईंधन भी तो चाहिए। तो इनको हम ऊर्जा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है परंपरागत, जो प्राचीनता से परंपरा से चले आ रहे हैं ऊर्जा के, वो स्रोत परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। ये सीमित संसाधन हैं, ये प्रकृति की धरोहर हैं, इनका उपयोग हमें सही ढंग से जितना उचित हो अर्थात जितना ज़रूरत हो उतना ही करना चाहिए, क्योंकि ये सीमित मात्रा में उपस्थित हैं। जैसे कोयला, लकड़ी, ये प्राचीनता से चले आ रहे हैं। खनिज तेल, लकड़ी का तेल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, जो विद्युत ऊर्जा है ना, वो जल विद्युत भी परंपरा से चली आ रही है। हमारे पूर्वज भी उसका उपयोग करते थे भला, हालांकि थोड़ा कम था लेकिन था। अब गैर परंपरागत में देख लीजिए कि गैर परंपरागत में क्या आता है। जैसे नवीन व आधुनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड स्रोत हैं। इसमें ये परंपरागत स्रोतों की सीमितता के विकल्प के रूप में स्थापित किए गए कि उनके उपयोग या उनके अधिक उपयोग को कुछ कम किया जा सके, उनके भंडारों को कुछ उपस्थित रखा जाए, संरक्षित किया जाए। इसलिए इन ऊर्जा स्रोतों की खोज की गई, इनको बढ़ावा दिया गया। जैसे पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा आदि। ये ऊर्जा के अपने दो पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, और लाइक भी कीजिएगा दोस्तों, आपका लाइक हमें बहुत प्रोत्साहन देता है। अगला प्रश्न है कुपोषण दूर करने के उपाय क्या हैं या उपचार क्या हैं। तो इसमें देखिएगा दोस्तों, कुपोषण का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? अशिक्षा व अज्ञानता कुपोषण का मुख्य कारण है, और इसके साथ ही गरीबी भी है। तो हम यहाँ देखते हैं अशिक्षा व अज्ञानता को दूर करके इसका उपचार किस प्रकार किया जा सकता है। अतः बालकों व अभिभावकों को संतुलित भोज्य तथा आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में ज्ञान कराते रहना चाहिए। अब देखो कुछ गरीबी भी होती है, लेकिन जहाँ गरीबी नहीं है वो बच्चे भी कुछ कुपोषित पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से ज्ञान नहीं होता है कि कौन से पोषक तत्व हमारे लिए आवश्यक हैं, उनको कोई बताता नहीं है। तो वो फास्ट फूड आदि खा कर एक कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, अपने भोजन में सभी पोषक तत्वों को समाहित नहीं करते,
नेक्स्ट है कि रोगग्रस्त बालकों को चिकित्सक को दिखाकर उनके आहार के बारे में जानकारी दी जाए। अब कुछ बच्चों को पोषक तत्व उनकी बॉडी को सूटेबल नहीं करते होंगे आम बच्चे की तरह, तो कुछ चिकित्सक है मेडिसिन डॉक्टर्स को दिखाकर उनके आहार के बारे में उनका मेडिकल चेकअप करा के उनके लिए सूटेबल आहार के बारे में जानकारी दी जाए। थर्ड है कि विद्यालय में विश्राम अथवा मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाए। विद्यालय में जो मिड डे मील चलता है उसकी व्यवस्था गवर्नमेंट विद्यालयों में तो होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में भी बच्चों को कहा जाए आप मध्याह्न के लिए भोजन लेके आइएगा। वहाँ उन्हें संतुलित व पौष्टिक भोजन का आयोजन करना चाहिए, जैसे मिड डे मील के दौरान अपने गवर्नमेंट स्कूलों में तो चलता ही है। फोर्थ है कि विद्यालय तथा घर के पर्यावरण को स्वस्थकारी बनाया जाए। अब कुपोषण से दूर करने के या इसको उपचार करने का उपाय एक ये भी है कि विद्यालय तथा घर के पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जाए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो एनजे मोटिव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का इसी प्रकार आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।